Minahil, should I start? Yes, ma'am, you may start. ओके, सो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड लिखेंगे, उसका रैशनल एंड लिटरेचर रिव्यू। बैकग्राउंड क्या है आपका? प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थी ना, अभी हमने बताया कि प्रॉब्लम क्या है। हमने कहा कि इतने जो डायबिटीज है उसके साथ हम अक्सर देखते हैं कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस भी लोगों को होती हैं जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो ये बैकग्राउंड हमने बता दी कि हम रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जो एक और चीज है दैट इज रैशनल। ठीक है, रैशनल हमेशा जो है ना, मैं इसमें रिसर्च जो भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ आर्टिकल आपको जो है वो जो चीज देखने को मिलेगी दैट इज रैशनल। ठीक है, आप जब भी इंट्रोडक्शन पढ़ें उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दो चीजें मेंशन होगी, एक ऑब्जेक्टिव और एक रैशनल। ठीक है, अब आपने इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है उसमें आपने लिखना क्या है। आपने जो भी आपकी स्टडी है, जैसे डायबिटीज से रिलेटेड है तो आपने उससे रिलेटेड आर्टिकल में रेलेवेंट आर्टिकल्स स्टडी करने हैं, सारे सर्च करने हैं डेटा बेसिस से जो मैंने मेंशन किए हैं, एरिक से, गूगल स्कॉलर से, पबमेड, एम्बेस, कॉकरेन, साइंस डायरेक्ट। ठीक है, और आपने अपनी साइंटिफिक जो है ना वो बैकग्राउंड अपने उस टॉपिक की बतानी है, रैशनल बताना है उसका। तो अभी मैं एक आपके साथ टॉपिक, एक आर्टिकल शेयर करती हूँ। ठीक है, तो यही जो भी हमने डाउनलोड किया है, ठीक है ना, हम वो आर्टिकल शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी सर्च करती हूँ। तो बेसिकली अभी मुझे लगता है वो फाइल मेरी खुली नहीं है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्टिकल में रैशनल और वो कहाँ पे। अभी आपको मैं सर्च करके दिखाती हूँ। आपको एंड नोट से रेफरेंसेस ऐड करने आते हैं उसके अंदर या नहीं आते? अपनी वर्ड के डॉक्यूमेंट में डू यू पीपल नो हाउ टू ऐड रेफरेंसेस? नो। तो शुड आई टेल यू कि आप अपने इंट्रोडक्शन में कैसे स्टडीज को डालते हैं और कैसे आप उनको रेफरेंसेस कैसे डालते हैं? ठीक है, अभी आपको मेरी जो है ना वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं खोल रही हूँ वर्ड का। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का। ठीक है, ये मैंने खोला है, शायद आपको नजर आ रहा हो। और साथ में मैंने चैट जीपीटी से जो सेलेक्ट किया था टॉपिक, ठीक है, टाइटल, वो मैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, डू यू सी द टॉपिक? डू यू पीपल सी? आपको नजर आ रहा है ये? कार्डियोवेस्कुलर रिस्क इन सेलेक्ट डायबिटीज कोहॉर्ट, या डायबिटीज कोहॉर्ट सिंपली। ठीक है, ठीक है, ये हमने आर्टिकल का टॉपिक, फॉर एग्जांपल टाइटल हमने लिख लिया, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मैं लिखने जा रही हूँ, मैंने कुछ आर्टिकल ऐड करने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिंपली मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में आपने सर्च कहाँ करना है, गूगल स्कॉलर पे या कॉकरेन पे, पबमेड पे, एमबेस पे। ठीक है ना, ये आपकी डेटाबेसेस हैं। अब मैंने डायबिटीज से रिलेटेड जो है ना वो आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपना वही टाइटल जो है ना वो पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे। डू यू सी द गूगल स्कॉलर स्क्रीन ऑफ माइंड? कैन यू सी? Yes, ओके, ma'am. फाइन। यस, तो हमारे पास जो है ना ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जो है वो डेटाबेस है। यहाँ से हमने कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट इन पेशेंट विद डायबिटीज, ये हमने एक आर्टिकल क्लिक किया और ये हमारे पास आर्टिकल खुल गया। ठीक है, मैं अभी इसको पूरे को डिटेल में नहीं जाऊंगी इसकी। तो हमने एक मिनट है जरा, वी विल बी गोइंग बैक टू गूगल स्कॉलर। ठीक है, ये गूगल स्कॉलर है जहाँ से हमने इसको खोला है। आई थिंक गूगल स्कॉलर से खोला है, वो इतनी चीजें नजर आ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गूगल स्कॉलर है। नहीं नहीं, ये गूगल स्कॉलर नहीं है, ये सिंपल गूगल है। मैं गूगल स्कॉलर से खोलती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो शॉर्टकट्स में गूगल स्कॉलर है, मैंने उसे क्लिक किया और मैंने सेम आर्टिकल का जो है ना वो जो मैंने सेलेक्ट किया था मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसने कहा कि जी ये हमें मिल नहीं रहा। ठीक है ना, हमने कहा कि चलो क्रॉस सेक्शनल इन्वेस्टिगेशन को डिलीट कर दें, आप सिर्फ ये इस पे काम करें। ठीक है ना, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन डायबिटिक कोहॉर्ट। ठीक है, ये हमें उसने काफी ज्यादा आर्टिकल दे दिए। ठीक है, अब मैंने इन आर्टिकल के बारे में, ये मेरे पास एक पीडीएफ में आर्टिकल है, मैं उसे क्लिक करती हूँ, कंपैरिजन ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क बिटवीन पेशेंट्स एंड टाइप 2 डायबिटीज। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया।
अब इसका PDF जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका जो है ना वो कंटेंट अच्छा लगा इंट्रोडक्शन में, मैंने इसकी जो है ना वो फर्स्ट लाइन ये मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स में रीराइट करना है इसको, ठीक है। रीराइट किया। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन वर्ड के डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अब मैंने इंट्रोडक्शन में ये लाइन मैंने ऐड कर दी, ठीक है। ये ज्यादा ही आ गया कुछ, ऊपर से मैं डिलीट कर देती हूँ इसको। इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अच्छा जी, मैंने ये लाइन ऐड कर दी, ठीक है। अब जब आपने कभी भी स्टडी करनी है तो आपसे कहेंगे कि आपने रेफरेंस किया, आपने कहाँ से स्टडी किया, बगैर रेफरेंसेस के आप स्टडी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप टॉप रिबन मेरा देख रहे होंगे वर्ड के डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो टैब वो फाइल की है, फिर होम, डिजाइन, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, व्यू, रेफरेंसेस, मेलिंग। यहाँ पे एक वर्ड है एंड नोट का। इसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जो सिंपली आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं ना उनके रेफरेंसेस इजीली इसके अंदर इम्पार्ट कर देता है आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट कर देता है। तो ये RLMC में मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगी कि आप अपने IT डिपार्टमेंट में जाएं और अपने लैपटॉप में एंड नोट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लें और इसे आप फिर अपने वर्ड में रिबन में इसको ऐड कर दें, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एंड नोट का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। मैंने वहां से कॉपी किया सारे उसको जो लाइंस हैं। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगी कि मैंने जो कॉपी किया था जी, मैंने किया था इस आर्टिकल से लाइंस कॉपी की, ठीक है। मैं दोबारा गई, ये देखें, ये मैंने आर्टिकल जो पर्पल हुआ हुआ यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है ना, इसको खोल के। तो मैंने अपनी इसमें गूगल स्कॉलर में एक सेटिंग की हुई है। आप टॉप पे 3 बार्स हैं, आप उसमें जाएं, आप उसको क्लिक करें तो आपके नीचे सेटिंग आएंगी सबसे नीचे। आर यू क्लियर अबाउट दिस? आपको यहाँ तक समझ आ रही है या नहीं? सेटिंग आ गई है, ठीक है। बताएं, आपको समझ आ गई है कैसे आपने गूगल स्कॉलर से रेफरेंस वहां डालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेटिंग आ गई। सेटिंग में उसने मुझे कहा जी बिब्लियोग्राफी जो है आपने किस किस में डालनी है। आपने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ उसने मुझे कि आपने बिब्लियोग्राफी मैनेजर, उसे शो लिंक्स टू इंपोर्ट साइटेशन इनटू, यहाँ पे उसने 5-6 ऑप्शन दिए हुए। तो मैंने अपनी स्टडी इसमें सेटिंग में ऑलरेडी एंड नोट को सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड नोट को मैंने सिलेक्ट करके सेव कर दिया, ठीक है। सिंपली मैं इन 3 बार्स पे गई, फिर यहाँ से मैं सेटिंग पे गई और सेटिंग पे जाके मैंने एंड नोट को select किया और सेव कर लिया। तो अब इसका क्या फायदा हुआ कि हर स्टडी के नीचे आप यहाँ इंपोर्ट टू एंड नोट का ऑप्शन देख रहे होंगे, इंपोर्ट टू एंड नोट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। अब मैंने जो रेफरेंस जहां से मैंने कॉपी किया था ना जिस आर्टिकल को और मैंने लिखा था उसका रेफरेंस मेरा एंड नोट में जा चुका हुआ, यहाँ से इंपोर्ट टू एंड नोट, यहाँ पे मुझे डाउनलोड में वो शो हो रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ टैब में एंड नोट खोला हुआ है, ठीक है, नीचे। तो अब मैं क्या करूंगी, अब उसको डबल क्लिक करूंगी यहाँ से और वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रेफरेंस ओपन हो जाएगा। ये रेफरेंस ओपन होके तो एक उसमें लाइब्रेरी में चला गया, दैट इज एंड नोट लाइब्रेरी में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब जो मैंने क्लिक किया था ना उसको, तो स्क्रीन शेयरिंग मेरी स्टॉप हो गई है बच्चों, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, सिंपली एंड नोट मेरे ख्याल है मेरा क्लोज हो गया है, तो उसमें दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसे एंड नोट में डाल लिया। अब जब मैं ऑटोमेटिकली जब अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलूंगी ना, वर्ड का डॉक्यूमेंट मैं आपको खोलती हूँ और मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने रिबन पे क्लिक किया एंड नोट, ठीक है। यहाँ मैंने रिबन पे एंड नोट पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो है ना साइटेशन यहाँ से आप डाल लें। तो मैं इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूंगी तो वो जो साइटेशन थी, अभी चूंकि मेरा एंड नोट नहीं ओपन हो रहा, मैं अगेन कोशिश करती हूँ, अगर हो जाए तो एंड नोट खुल जाए तो फायदा हो जाएगा हमें जरा। नहीं, मेरा एंड नोट नहीं खुल रहा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाई कि किस तरह जो है वो आप ये
रेफरेंस कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने तरीका बता दिया कि आप ऐसे एंड नोट पे जाएंगे और रेफरेंस डाल सकेंगे। तो अब मैं आपसे अपनी स्लाइड्स की शेयर करती हूँ। तो आपने डिफरेंट जो है डेटाबेसेस सर्च करके वहां से आपने कॉपी करना है उस टेक्स्ट को। वो आप बेशक पहली पहली बार लिख लें, बाद में उसी के नीचे उसे अपने वर्ड्स में लिख के उस कॉपी पेस्टेड जो टेक्स्ट है उसे डिलीट कर लें, ठीक है। आपको मेरी अब स्लाइड नजर आ रही है? आपको स्लाइड्स विजिबल है? अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ना हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ गया। हमने ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आपका वो टारगेट है या गोल है जो आप करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। आपने बेसिकली जो है वो आपका इंटेंट क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है ना हमने ये जो टाइटल सिलेक्ट किया था उसमें हमने कहा था कि हम डायबिटीज की एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं उसके साथ कार्डियोवेस्कुलर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द एसोसिएशन ऑफ, आपने जो टॉपिक बनाया है ना, आपने टॉपिक बनाया कि हम एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड द एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस विद कार्डियोवेस्कुलर रिस्क, ठीक है। ये इसका जो आपका इंटेंट है, जो आपका गोल है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी साथ साथ हम करते जाएंगे, ठीक है ना। आर्टिकल जो है वो है कहाँ चलेगी, हाँ, न्यू शेयर में जाके मैं आपको आर्टिकल जो मैंने ओपन किया वो मैं दिखाती हूँ जी। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम ये एक आपको ये नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी टाइम मैनेजमेंट स्किल अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, कैन यू सी दैट द टाइटल ऑफ द आर्टिकल? ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसमें आप आ जाइए, ये आपको आर्टिकल पढ़ने का तरीका बता देती हूँ। देखिए अब आर्टिकल में अब वही चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने सबसे पहले आपका टाइटल है, देन कम्स द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने बैकग्राउंड, एम, मेथोडोलॉजी, रिसर्च, कंक्लूजन, रिजल्ट, कीवर्ड सब कुछ डाला भी है, शॉर्ट समरी उन्होंने बता दी। देन दे कम टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कई जगह ये जैसे अल शैलन 2017, एल्शिया रूमी, ये लिखा हुआ है। ये एक रेफरेंस उन्होंने दिया है कि हमने ये जो बात है ये यहाँ से पढ़ के आपको यहाँ से लिखी है। उसके बाद जैसे ये एक है रूटे एंड रॉय 2007, ये भी एक रेफरेंस इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये रेफरेंस डालने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं। तो पहले उन लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा, देन दे केम टू द मेथोडोलॉजी। जब भी आपने आर्टिकल पढ़ना है तो आपने रैशनल कहाँ से देखना है, उसका आर्टिकल का मकसद क्या है, उस आर्टिकल से ही आपको जो है ना वो पता चलेगा कि आप अपनी नई रिसर्च कैसे कर सकते हैं। वो कहाँ से, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये मैं यहाँ से हाईलाइट कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव और रैशनल जो है ना वो लास्ट पैराग्राफ में लिखे होते हैं, ठीक है। बल्कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको मैं कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल, ठीक है ना। तो लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा हुआ है कि जी सम स्कूल, सम टाइम इन स्कूल और कॉलेजेस लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मेरा रिबन जो है ना वो ऊपर आ गया। of because of any unplanned or unforeseen circumstances will lead to bad performance of students toward their studies। बेसिकली स्टडी है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। यहाँ उन्होंने इस होल पैराग्राफ में बताया कि हमने ये स्टडी क्यों की है, कि टाइम वेस्टिंग और टाइम जो मैनेजमेंट स्किल है वो लैक करती है नहीं, उसको असेस करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आप देखें तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जब भी आपने आर्टिकल पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के लास्ट 2 और 3 पैराग्राफ में आपको रैशनल एंड जो है ना ऑब्जेक्टिव स्टडी मिल जाएगा। तो इस स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव था, आप अगर इसका टाइटल देखें, टाइटल था टाइम मैनेजमेंट स्किल अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक, इन पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान में ये स्टडी हुई है मेडिकल स्टूडेंट में, यूसीएमडी में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव था टू आइडेंटिफाई द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूसीएमडी इन पाकिस्तान। एक ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंपेयर द मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ प्री क्लिनिकल स्टूडेंट्स विद क्लिनिकल स्टूडेंट। अब एक तो उन्होंने ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स की टाइम मैनेजमेंट स्किल देख ली, और दूसरा उन्होंने क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल दोनों के स्टूडेंट्स की आपस में भी कंपेयर कर ली, ठीक है। तो ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव बता दिया हमारी रिसर्च का मकसद क्या था, ठीक है ना। तो अब अगला जो स्टेप है इसमें वो मैं शेयर करती हूँ। ये हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वहां ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा लिखा होगा, और आपने जब आर्टिकल लिखना है तो उसमें आपने कैसे लिखना है। आपने सिंपली आर्टिकल में एक्शन वर्ड के साथ आपने लिखना है। सॉरी, मेरा लैपटॉप जो है आई थिंक द पावर ऑफ द बैटरी इज गेटिंग डाउन। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज अबाउट थर्ड कंटेंट ऑफ स्टॉप गाइडलाइन, दैट इज मेथड, ठीक है। मेथड है आप कौन सा जो है ना वो मेथड, इसमें मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं। मेथड में स्टडी डिजाइन आता है जो
आपने ऑलरेडी देखा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप करना चाह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल करना चाह रहे हैं, कोहॉर्ट करना चाह रहे हैं, केस कंट्रोल कौन सी। फिर स्टडी सेटिंग आ जाती है। स्टडी सेटिंग क्या होती है कि आपने जहां स्टडी करनी है, दैट इज द सेटिंग ऑफ द स्टडी। उसमें क्या आता है, लोकेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल राजरती मेडिकल कॉलेज। पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्टडी करनी है तो मैंने कहा जी 2021 से 2022 के स्टूडेंट्स पे मैं करूंगी, ठीक है ना। एक्सपोजर एंड फॉलो अप, अगर आप कोहॉर्ट और लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं तो उसमें आपने ये इन चीजों को भी देखना है। तो ये आपकी स्टडी सेटिंग हो गई। देन कम्स द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट के सेक्शन में आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है, यानी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि किस बुनियाद पे अपने लोगों को आप पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आए थे मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे हैं, यानी जो आपके पास आ रहा है आप उसको लिए जा रहे हैं, या आप जो है वो नॉन कन्वीनियंट कर रहे हैं, आप कोई यूनिवर्सल कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग टेक्निक की, ठीक है। फिर आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यही कि आप स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, जो चीज वेरी करती है दैट इज वेरिएबल, ठीक है। द वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज और वेरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। अ वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और टू अंडरस्टैंड द स्टडी, ठीक है ना, जो हम चाह रहे हैं कि हमें समझ आए, ठीक है ना। तो वेरिएबल आपके क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। वेरिएबल को हम डिफरेंट नाम देते हैं, आउटकम्स कह सकते हैं, एक्सपोजर कह सकते हैं, प्रिडिक्टर कह सकते हैं, पोटेंशियल कंफाउंडर कह सकते हैं, ठीक है, इफेक्ट कह सकते हैं। तो हम इसका प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो अब ये हमारी जो है ना, मैं अगेन वही आर्टिकल जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं मेथोडोलॉजी में दो तीन चीजें। स्टडी कंडक्टेड वाज क्वांटिटेटिव क्रॉस सेक्शनल, इसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि स्टडी का डिजाइन क्या था, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि स्टडी पॉपुलेशन क्या थी, वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन सेकेंड ईयर एमबीबीएस थे। स्टडी सेटिंग क्या है, वो यूसीएमडी की जो है ना वो स्टूडेंट है सारे, ठीक है। फिर यहाँ कहीं उन्होंने वो ड्यूरेशन भी लिखा होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने स्टडी जो ड्यूरेशन के बाद कंडक्ट कैसे की, उन्होंने स्टडी कंडक्ट बाय गेटिंग आईआरबी अप्रूवल। पहले उन्होंने वही किया कि जो क्वेश्चनर यूज किया है उससे पहले उन्होंने एक एथिकल अप्रूवल लेटर लिया अपने इंस्टीट्यूट से, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, आपने एथिकल अप्रूवल लेटर जरूर लेना है, ठीक है ना। अब हम दोबारा आते हैं, वेरिएबल इसमें क्या है। अब इसमें टॉपिक जो था ना आर्टिकल को, वो था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। तो हमारे इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स वेरिएबल आ गए इसमें, और टाइम मैनेजमेंट स्किल आ गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो इसमें चीज आएगी दैट इज डाटा सोर्स एंड मेजरमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी कर रही हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो वो हमें पूछेंगे कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो असेस कैसे करनी है, ये वेरिएबल आप किस तरह, सोर्स आपका क्या है डाटा कलेक्शन का। तो हम कहेंगे कि हमने मेडिकल स्टूडेंट को एक क्वेश्चनेयर देना है, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा वेरिएबल था, और सोर्स ऑफ डाटा क्या है, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं जिनसे हमने क्वेश्चनेयर फिल किया, ठीक है। गिव डिटेल मेथड ऑफ असेसमेंट, तो ये हमारा जो है ना वो डाटा सोर्स हो गया, ठीक है। स्टडी साइज, स्टडी साइज आप कैसे जो है वो कलेक्ट करेंगे। स्टडी साइज आपका काम नहीं कलेक्ट करना, आपने स्टैटिस्टिशियन के पास जाना है, वो आपको एक फॉर्मूला के जरिए स्टडी साइज जो है वो करेक्ट कर देंगे, जिसमें पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मार्जिन ऑफ एरर आता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। अब आप स्टैटिस्टिशियन के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपकी स्टडी में जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है इस स्टडी में, आपको जो है ना स्टैटिस्टिकल मेथड कौन से यूज करने हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम इनको कहेंगे कि आपने किस चीज का कोरिलेशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट आपको मैं बता रही हूँ, एनोवा होता है, इस तरह डिफरेंट और होते हैं, ठीक है ना। तो देन कम्स द रिजल्ट। अब आपने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने करवाया उससे उसके बाद डाटा कलेक्ट किया, तो फिर उसके रिजल्ट्स आप लिखेंगे, ठीक है। वो रिजल्ट्स आपने कैसे एनालाइज करने हैं, 3 स्टेप्स में। आप पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे आरएलएमसी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने उन्हें कहा कि जी मैंने 250 जो है ना वो लोगों को अप्रोच किया, तो उनमें से मेरे पास जो है ना तकरीबन 200 लोगों ने जो है ना वो पार्टिसिपेंट ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने वो मेंशन करना उसमें, ठीक है ना। और फिर जो पार्टिसिपेंट नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, हमने वो भी मेंशन करना है, ठीक है, कि वो क्यों नहीं कर रहे। तो डिस्क्रिप्टिव डाटा, फिर हम सारी पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्टडी की और आरएलएमसी के स्टूडेंट से की, मैंने उनका नेम, एज, प्रोफेशनल ईयर पूछ लिया, मैंने पूछ लिया कि वो सब अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में, तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्टिव डाटा में आ जाता है, ठीक है ना। आउटकम डाटा के लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। इन्फ्रेंशियल यानी कि इन्फ्रेंस निकालना। अब मैंने अगर दो चीजों में कोरिलेशन ढूंढना है,
फॉर एग्जांपल मैंने RRMC के स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के दरमियान में कोरिलेशन फाइंड करना है, तो हम एक इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करना है। इससे हम आउटकम डाटा मिलता है, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है, वो मैंने यूज किया और फिर मैंने कोरिलेशन फाइंड कर लिया, तो ये हमारा आउटकम डाटा हो गया। और फिर जो है ना एंड पे हम इस सब के बारे में डिस्कशन लिखते हैं, ठीक है। डिस्कशन में की रिजल्ट्स होते हैं, हम समरी के साथ दूसरी स्टडीज का रेफरेंस देते हैं कि ये काम फलां ने भी किया था, हम उसको वो ऑगमेंट करी हमारे रिजल्ट्स को या उसको डिफाई करी, वो हम मेंशन करते हैं उसमें, ठीक है। तो अब सबसे एंड पे जो है ना वो आपने फंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखना होता है आर्टिकल में कि आपको किसी ने फंड किया या नहीं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है ना, वो आपने मेंशन करना है। तो हमारे जो है ना अब तक सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो गए हैं और पार्टिसिपेंट्स काफी हद तक लीव भी कर गए हैं। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? Yes, guys, I think so. We should also wrap it up. If you guys have any questions, please feel free to ask, ma'am. You can also use the chat box as well. यस, श्योर। नो क्वेश्चन? ये श्योरली मैं आपकी ये प्रेजेंटेशन जो है ना वो सेंड कर दूंगी, यू कैन रिव्यू इट अगेन एंड अगेन, एंड आई होप इट विल facilitate you in future in writing some article. Surely. Thank you so much, ma'am, for giving us such a detailed presentation and explaining everything in detail. I would also like to thank Dr. Ehsan Nadeem for giving us also a very good speech and everything yesterday as well. And Abir, Amna, and I are also very thankful to our organizing committee for making the posters, the captions to this event. Everything went so well. And lastly, we're also thankful to the participants for tagging along this much with us. So please, we'll share the post-evaluation forms shortly. You'll have to fill the post-evaluation forms in order to receive the e-certificates. They will be shared in the groups shortly. Thank you, everyone. Thank you. You guys So, may leave now. one thing I want to add. Kindly, you can text me directly your feedback also, and the person who will tag me in the group about their question, I will respond them. And moreover, I will be available anytime whenever you need my help. You can approach me, and I will definitely reply you people. Okay? Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your cooperation. Thank you. Thank you. Thank you.